नमस्कार मित्रों, गोलचक्र के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम लोग यूपी पीसीएस मेंस का जीएस फोर्थ पेपर पूरी तरह गहराई से और डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई, छठा बैलूम आपका चल रहा है। छठे बैलूम का ये लास्ट टॉपिक होगा। आज छठा बैलूम भी हम समाप्त कर देंगे। उसके बाद आपका केवल केवल 2 टॉपिक और बचेगा, 2 बैलूम और बचेगा, 7वां और 8वां बैलूम। उसमें कुछ नहीं है, पूरे डिटेल से उसको भी डिस्कस कर देंगे। सोचिए ना कि 8ही बैलूम से आपको 200 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, मतलब कि आप कम समय में ज़्यादा अचीवमेंट यहाँ से हासिल कर सकते हो। जा करके आप प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो पढ़ा है, पूरा एक एक टॉपिक पढ़ा है, एक एक शब्दों को मैंने कीवर्डों को पूरी तरह डिटेल से डिस्कस किया है। तो वो जा करके आप कंप्लीट कर लेंगे तो कम समय में ज़्यादा अचीवमेंट आपका हो जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल आते हैं अपने टॉपिक पे। आज जो आपका टॉपिक है भ्रष्टाचार और उसकी चुनौतियाँ। आज देखिए छठा बैलूम हम समाप्त कर देंगे। ये जो भ्रष्टाचार और उसकी चुनौतियाँ हैं ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो है आपका इथिक्स में तो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, साथ ही साथ जब आप जीएस सेकंड पेपर में जाओगे वहां पर भी क्वेश्चन पूछेगा गवर्नेंस में, ठीक है। जब आप जो है जीएस थर्ड पेपर में जाओगे तो इकोनॉमी वाले फैक्टर में भी भ्रष्टाचार को लेकर के क्वेश्चन पूछता है। इतना ही नहीं, जब आप जो है एसए में जाओगे ना तो वहां पर भी आपको जो है करप्शन से लेकर के जो है कभी कभी एसए दिखाई पड़ जाते हैं। तो इसलिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको पूरी तरह हर एंगल से समझाने का मैं प्रयास करूंगा कि करप्शन होता क्या है, उसके जो है चुनौतियां क्या है, किस प्रकार का जो इम्पैक्ट डालता है ना, कौन कौन से माध्यम से जो है भ्रष्टाचार को दूर करने का जो है उपाय सुझाया जा सकता है। तो ये सारा कुछ देखेंगे। तो सवाल है कि साहब भ्रष्टाचार होता क्या है। भ्रष्टाचार जब हम जो है अपने नैतिक जो है मूल्यों का प्रयोग अच्छे से नहीं कर पाते हैं, कोड ऑफ इथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट को ध्यान नहीं देते हैं, जब हम जो है सार्वजनिक शक्तियों का प्रयोग जो है अच्छे से नहीं नियमित करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, भ्रष्टाचार कहलाता है। तो थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर भ्रष्टाचार क्या है और सारा इससे संबंधित जो है रिलेटेड टॉपिक देखने का प्रयास करेंगे। भ्रष्टाचार नैतिकता की विफलता की एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है। देखिए शुरुआत कैसे हुई है। भ्रष्टाचार जो होता है वो नैतिकता की विफलता की एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है, ठीक है। भ्रष्ट शब्द लैटिन शब्द एक करप्शन से मिलकर करप्टस से बना हुआ है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो भ्रष्ट शब्द है वो लैटिन शब्द करप्टस से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है तोड़ना या नष्ट करना, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा हल्का सा भूमिका के रूप में रख सकते हैं। फिलहाल निजी लाभ हेतु सार्वजनिक शक्तियों अथवा सार्वजनिक कार्यालयों का दुरुपयोग करना भ्रष्टाचार को परिभाषित करता है। तो यहां से आप ले सकते हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब यहां पे देखना जरा कि अगर भ्रष्टाचारी होगा कोई व्यक्ति तो रिश्वतखोरी होगी, धोखाधड़ी होगी, सार्वजनिक संसाधनों की चोरी होगी, निजी उपयोग के लिए सार्वजनिक संपत्ति जब्त करने का प्रयास करेगा, कोड ऑफ इथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट को ध्यान में नहीं रखेगा, नैतिक मूल्यों को ध्यान में नहीं रखेगा, ठीक है ना, सार्वजनिक शक्तियों का प्रयोग दुरुपयोग, सार्वजनिक शक्तियों का वह दुरुपयोग करेगा। तो ये सब सारी चीजें जो है करप्शन के अंतर्गत, भ्रष्टाचार के अंतर्गत आती हैं। तो अगर हमको जो है परिभाषा इसकी लिखनी हो तो परिभाषा मेरे ख्याल से ए आप ध्यान में रखिएगा, बाकी ए ध्यान में रखना है। और यहां पर एक जो है सेकंड एआरसी रिपोर्ट में ये चीजें बताई गई हैं, मतलब कि द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भ्रष्टाचार को जो है एक सूत्र के माध्यम से दर्शाया है। इस सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें जरा कि नैतिकता पर प्रकाशित सेकंड एआरसी रिपोर्ट में, मतलब जिसे प्रशासनिक सुधार आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग कहते हैं, उसकी रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के प्रभाव को एक सूत्र के माध्यम से दर्शाया गया है। कौन से सूत्र से, कि इन्होंने कहा है साहब कि भ्रष्टाचार बराबर करप्शन बराबर एकाधिकारी प्लस विवेकाधिकारी प्लस गोपनीयता माइनस उत्तरदायित्व। मतलब कि भ्रष्टाचारी वह व्यक्ति होता है जिसमें एकाधिकार, मतलब उसमें पावर बहुत ज्यादा होती है, विवेकाधिकार मतलब कि शक्ति लेने की, जो निर्णय लेने की स्वतंत्रता बड़ी अच्छी उसमें होती है, ठीक है। फिर गोपनीयता तरीके से, मतलब कि एकाधिकार भी होगा, शक्ति लेने की, निर्णय लेने की शक्ति भी होगी, और गोपनीयता के साथ वो जो है कार्य करता है। हाँ, उत्तरदायित्व वो सुनिश्चित नहीं करता, मतलब कि उत्तरदायित्व उसका निकाल दीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी निकाल दीजिए, अकाउंटेबिलिटी उसकी निकाल दीजिए। तो ये जो सूत्र बनता है एक करप्शन का सूत्र बनता है। तो बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है बॉक्स में बंद करके दिखा सकते हैं। देखना जरा कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो अगर मैं कहूं कि कौन कौन कारक ऐसे हैं कि जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, तो प्रशासनिक कारक, राजनीतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, कानूनी संस्थागत कारक, तकनीकी या प्रक्रियागत कारक। तो ये सब कुछ हम लोग पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। क्योंकि देखिए ये आपको पढ़ना ही पढ़ना, आप ब्यूरोक्रेट्स बनने जा रहे हैं, अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो आपको इन टॉपिक्स से गुजरना ही जो है पड़ेगा, ठीक है। प्रशासनिक कारक देखते हैं कि प्रशासनिक कारक किस प्रकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। पहला कि अत्यधिक विवेकाधिकार, मतलब कि जो है अधिक निर्णय स्वतंत्रता इनके पास होती है, और जब अधिक निर्णय स्वतंत्रता होती है तो अपनी ही मनमानी करेंगे, और अपनी मतलब कि इनकी निर्णय स्वतंत्रता होगी तो इनके निर्णय से जो है सारी चीजें संचालित होंगी ना, तो उस स्थिति में जो है ये निजी हित के लिए भी काम करेंगे, तो ऐसे में करप्शन को बढ़ावा मिलेगा। फिर
जटिल प्रक्रिया तथा लाल फीताशाही ये एक समस्या है, मतलब कि लाइसेंस परमिट क्लियरेंस को देने में ये आनाकानी करेंगे, ये प्रशासन के लोग ही है ना, तो करप्शन बढ़ेगा। फिर कम जवाबदेही, मतलब कि अकाउंटेबिलिटी इनकी कम होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है लेकिन एक कम देना चाहते हैं प्रशासनिक स्तर पे। फिर कमजोर निगरानी, कमजोर निगरानी बोले तो मतलब कि जो है इनका जो निगरानी तंत्र है वो बेहद कमजोर है, या फिर जो हमारा प्रशासनिक निगरानी तंत्र है वो भी बेहतर कमजोर है, तो इसलिए करप्शन को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। फिर राजनीतिक कारक क्या है कि चुनाव में अत्यधिक खर्च का होना, इसके अलावा अपराधीकरण और गठजोड़ का होना, अपराधीकरण मतलब कि जो है अपराधियों के साथ इनका गठजोड़ होना, और जो है गठजोड़ बजे व्यापारियों के साथ गठजोड़ हो गया, अपराधियों के साथ गठजोड़ हो गया, या किसी और दूसरों के साथ जो जो निगेटिव तत्व हैं उनके साथ गठजोड़ का होना, तो ये राजनीतिक तत्व हैं जो करप्शन को बढ़ावा देते हैं। ठीक है। फिर राजनीतिक संरक्षण, दोषियों पर कार्रवाई ना होने देना। मेरे प्यारे भाई, कुछ ऐसे आपको रेपिस्ट मिल जाएंगे, कुछ ऐसे जो है करप्टेड अधिकारी भी मिल जाएंगे जिनका जो है राजनीति में जो है संरक्षण दिया जाता है, तो उन दोषियों पर जो है कार्रवाई नहीं हो पाती है, इसलिए करप्शन को बढ़ावा मिलता है। ठीक है। बाकी जो है चंदा वगैरह जो वसूला जाता है राजनीतिक स्तर पर, वो भी करप्शन का एक माध्यम है। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि साहब लगभग लगभग 46% जो संसद में बैठे हुए लोग हैं उन पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज है, तो ये भी जो है कहीं ना कहीं जो है करप्शन को आप बढ़ावा दे रहे हैं ना। तो रहिए राजनीतिक कारक कुछ हो गए। आर्थिक कारक क्या होता है कि असमान आय वितरण, असमान आय वितरण का मतलब कि ये हो गया कि जैसे आप जो है अभी वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट आई तो बोला गया कि शीर्ष 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा है। ये क्या है, आय असमानता है। ये आय असमानता जनरेट किसने की, इस जनरेट करने के पीछे जो है देखिए सरकार की भी जिम्मेदारी है, प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, कहीं कहीं करप्शन की भी जिम्मेदारी है। तो जो आय असमानता वितरण है ये जो है भारत में काफी ज्यादा है। ठीक है। फिर आपका अवसरों की असमानता, मतलब कि जो है जनजातीय बेचारे हैं या हाशिए के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति हैं या महिलाएं हैं, उनको अवसर की जो है असमानता झेलनी पड़ती है। ठीक है ना, मतलब कि जिस प्रकार एक पुरुष जो है, जिस प्रकार एक उच्च क्लास का व्यक्ति वो मतलब कि अवसर को जो है अपने जो है उपयोग करता है, उस प्रकार के जो है अवसर का उपयोग ना तो जनजातीय, ना तो एससी, ना तो एसटी, ना तो महिला, ये सब वर्ग उतना ठीक ठाक तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो अवसर की असमानता। निम्न वेतन और अधिक खर्च, भाई अगर आपका वेतन निम्न होगा, खर्च अधिक होगा, तो फिर आप किसको बढ़ावा देंगे, करप्शन को बढ़ावा देंगे ना। अलग से ऊपरी रुपया, अरे ये ट्रेंड साला मतलब कि कहां से चला आया है कि ऊपरी पेमेंट कितना गजब, मतलब कि उनको शर्म नहीं आती है, जैसे उनको मतलब कि कितना नैतिक लगता है बोलते हुए कि उनका ऊपरी पेमेंट इतना है, गुस्सा आती है। फिर सामाजिक सांस्कृतिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक में क्या हो सकता है कि जैसे त्वरित लाभ संस्कृति, त्वरित लाभ मतलब कि वो तुरंत जो है लाभ चाहते हैं, तुरंत रिजल्ट चाहते हैं कि साहब 10,000 रुपया लीजिए, काम कर लीजिए। अरे यार, ये मतलब कि जो है समाज की संस्कृति जो है बन गई है कि नहीं हमको पैसा देना ही देना है, तो त्वरित लाभ की संस्कृति। भ्रष्टाचार की सामाजिक स्वीकृति, भाई हम समाज में जो है रहते हैं, तो अगर पुलिस इंक्वायरी आपके घर आती है तो वो मतलब कि एक जैसे सामाजिक स्वीकृति बन गई है कि नहीं पुलिस को, प्रशासन को आपको पैसा देना ही देना है, गजब की बात है। तो ये समाज भी इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है ना। फिर शिक्षा एवं जागरूकता का अभाव, जल्दी काम होने की मानसिकता, तो ये सब जो है कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक कारक हैं। कानूनी संस्थागत कारक, कानूनी संस्थागत कारक क्या है कि कानून का कमजोर परिवर्तन, परिवर्तन मतलब होता है लागू होना, कि कानून का जो है अच्छे से लागू ना होना। सूचना की अपारदर्शिता, लोक सेवा आयोग से जाकर आप सूचना मांग लीजिए, देखिए वो सूचना आपको नहीं देगा, ठीक है ना, कहेगा कि 1.5 साल बाद दीजिएगा, परिणाम आने के बाद आपको देंगे। तो ये क्या है, करप्शन को बढ़ावा वो कहीं ना कहीं दे रहा है। विसल ब्लोअर जो है इनकी जो है सुरक्षा का अभाव, मतलब कि अगर मान लीजिए कि कोई अपराधी है या किसी ने अपराध किया, उसके खिलाफ हम शिकायत कर रहे हैं, तो हमको ही पकड़ लिया जाएगा, तो हम विसल ब्लोअर होंगे, हमारे सुरक्षा का क्या है, अभाव है, तो इसलिए करप्शन को बढ़ावा मिल रहा है। फिर तकनीकी या प्रक्रियागत कारक, तकनीकी या प्रक्रियागत कारक में जैसे डिजिटलीकरण का अभाव है, रिकॉर्ड कीपिंग की कमी है, ठीक है ना, एआई की अभी उतनी स्तर की कमी अभाव है। ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसे कारक हैं जो करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक, कानूनी संस्थागत कारक और तकनीकी एवं प्रक्रियागत कारक। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले कौन से कारक हैं। ठीक है। यहाँ पे जरा देखना कि भ्रष्टाचार के प्रकार व इसके रूप कौन कौन से हैं। तो भ्रष्टाचार के अगर हम प्रकार करें तो राजनीति में भ्रष्टाचार, नौकरशाही में भ्रष्टाचार, आर्थिक भ्रष्टाचार, व्यवहारिक भ्रष्टाचार, तो ये जो है भ्रष्टाचार के कुछ प्रकार या रूप आप स्वरूप देख सकते हैं। ठीक है ना। राजनीतिक भ्रष्टाचार कैसे होता है, रिश्वत लेते हैं, जबरन वसूली करते हैं, भाई भतीजावाद चलता है, संरक्षण इसमें चलता है, नगण्य प्रभाव इसका है, चुनावी खर्च है, चंदा वगैरह मांगते हैं। ठीक है ना। राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, अपराध का राजनीतिकरण हो रहा है। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि 46% लोग संसद में अपराधी लोग बैठे हुए हैं। राजनीति का भ्रष्टाचार। ठीक है। फिर नौकरशाही भ्रष्टाचार, ये भेदभाव करते हैं, ठीक है ना, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और धर्म इत्यादि के आधार पर भेदभाव होता है।
पक्षपात करते हैं ये लोग, राजनीतिक पक्षपात, मतलब कि राजनीति से इनकी साठगांठ होती है, इनका संबंध होता है, रिश्वतखोरी करते हैं, निजी उपहार के बदले जो है ये क्या लेते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, सार्वजनिक धन का जो है दुरुपयोग करते हैं, नैतिक संहिता और आचरण संहिता का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, तो ये जो है नौकरशाही में भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। आर्थिक भ्रष्टाचार क्या है, घोर पूंजीवाद है, मतलब कि लाभ पर केवल ध्यान दिया जाना, बाजार प्रणाली पर ध्यान दिया जाना, ठीक है, सार्वजनिक हित को दरकिनार करना, केवल केवल जो है आय और व्यय पर ध्यान दिया जाना, मांग और आपूर्ति पर ध्यान दिया जाना, तो यही घोर पूंजीवाद होता है कि केवल केवल जब हम लाभ पर आधारित कार्य करें और उस लाभ के पीछे अगर नैतिक मूल्य भी साला प्रभावित हो रहे हो तो उसको दरकिनार करें, अगर लोकहित प्रभावित हो रहे हो दरकिनार करें, संवैधानिक मूल्य प्रभावित हो रहे हो दरकिनार करें, लेकिन जो है निजी हित को हम ध्यान में रखें, तो एक घोर पूंजीवाद। हितों का टकराव। व्यवहारिक भ्रष्टाचार क्या होता है कि कर्तव्यों का पालन नहीं करना, अनुशासन की कमी, भेदभाव, नैतिक मूल्यों का अभाव, तो ये जो है व्यवहारिक भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। तो ये कुछ भ्रष्टाचार के हमने प्रकार देखा। अब सवाल है कि साहब भ्रष्टाचार रिपोर्ट या सूचकांक, देखिए इसको हमने जो है परसों तक अपडेट, पूरा मतलब कि 2 दिन पहले तक की जो रिपोर्ट आई है उसको पूरी तरह अपडेट करके आपको बताने का काम किया है, ताकि आप जो है एकदम लेटेस्ट रिपोर्ट को जो है इंक्लूड कर सकें अपने आंसर में। वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 जो आई थी उसमें जो है 180 देशों में भारत का 96वां स्थान है, बहुत खराब स्थान है। ठीक है, भारत एक भ्रष्ट देश है, तो ये आप डाल सकते हो। ठीक है, फिर देखिए अभी 2-3 दिन पहले 4 दिन पहले ये रिपोर्ट आई है कि वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2026, तो इसमें बताया गया कि साहब 1%, शीर्ष 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा है। ठीक है, मतलब कि शीर्ष 1% लोगों के पास, मतलब देश में अगर 100 लोग हैं, एक लोग के पास कुल संपत्ति का, देश की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा उन्हीं के पास है। ठीक है, बाकी अपना बांटे सब। अगर हम कहें कि शीर्ष 10% लोगों के पास, तो ये 65% संपत्ति। लेकिन ऑक्सफैम की जब आप रिपोर्ट देखोगे ना, तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट 10% शीर्ष लोगों के पास, ये बोलता है 70% जो है संपत्ति है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम नीचे से देखें, नीचे से जो गरीब बेचारे हैं ये 50%, ये नीचे वाले कितना परसेंट, केवल देश की कुल संपत्ति में 15% हिस्सेदारी रखते हैं। तो ये सब कुछ जो है करप्शन के या आय असमानता के कुछ विवरण आप देख करके अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। भ्रष्टाचार से उत्पन्न समस्याएं, तो साहब कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो, देखिए यहाँ से क्वेश्चन 100% आपका पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है ना, सारे एंगल आपको मेंटेन करके चलने पड़ेंगे। तो भ्रष्टाचार से उत्पन्न कौन कौन सी समस्याएं होंगी। पहला कि साहब आय असमानता बढ़ेगी। अभी हमने रिपोर्ट बताया कि जो है वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट, ऑक्सफैम रिपोर्ट, तो ये सब आपको डालना पड़ेगा कि शीर्ष 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का जो है 40% हिस्सा है, शीर्ष 10% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 65% हिस्सा है। ठीक है ना, या 70% हिस्सा, ऑक्सफैम करेंगे तो 70% हिस्सा हो जाएगा। जो नीचे के 50% गरीब बेचारे हैं उनके पास देश की कुल संपत्ति का केवल 15% हिस्सा है। तो ऐसे आप जो है आय असमानता को जस्टिफाई करोगे। फिर विकास धारा प्रभावित होती है, करप्शन होगा तो विकास धारा प्रभावित होगी ना, चाहे वो एसडीजी लक्ष्य हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो। 2030 तक सारे देशों को लक्ष्य दिया गया है कि जो है 17 सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करना है। क्या हम प्राप्त कर पाएंगे अगर करप्शन होगा तो? नहीं साहब, नहीं प्राप्त कर पाएंगे। एसडीजी लक्ष्य आपका प्रभावित होगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब समावेशी विकास प्रभावित होगा, सामाजिक आर्थिक विकास प्रभावित होगा। तो ये सब सारे विकास आपके प्रभावित होंगे। ठीक है ना, संवैधानिक तथा लोकतांत्रिक मूल्य का ह्रास होगा। तो मैं कह रहा हूं कि साहब अगर आप करप्शन करते हो ना, तो अनुच्छेद 39 बी और सी सीधा सा कहता है कि भौतिक संसाधनों का सम वितरण होना चाहिए, लेकिन असमान वितरण हो रहा है, इसीलिए तो आय असमानता बढ़ रही है। तो ये अनुच्छेद भी प्रभावित हो रहा है। और इसके अलावा जो प्रस्तावना की जो है न्याय है, जिसमें जो है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई है, ठीक है ना, अवसर की समानता की बात की गई, तमाम चीजें बात की गई हैं, वो सब सारी चीजें भी प्रभावित होती हैं। पर्यावरणीय ह्रास आपको दिखाई पड़ेगा। शुद्ध वायु नहीं अगर है तो जो है आपका जो आर्टिकल 21 है ये प्रभावित होगा। अच्छा, एमसी मेहता बनाम भारत संघ का मामला आया था, जिसमें जो है शुद्ध हवा या शुद्ध पर्यावरण जीवन जीने का एक पार्ट बताया गया, मतलब कि फंडामेंटल राइट बताया गया आर्टिकल 21 के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आपका मूल अधिकार भी प्रभावित हो रहा है कि पर्यावरणीय ह्रास से, और पर्यावरणीय ह्रास तब ज्यादा होगा जब क्या होगा, करप्शन होगा। तो एक समस्या ये भी, ठीक है ना। फिर अनुच्छेद 48A क्या कहता है कि ये डीपीएसपी है, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए वो प्रयास करे, लेकिन करप्शन होगा तो ये प्रभावित होगा डीपीएसपी भी। फिर शासन में जनता का जो है विश्वास कम होगा। ऑफकोर्स विश्वास कम होगा कि वो बोलेंगे कि भाई करप्शन चल रहा है, आपको पैसा देना ही पड़ेगा, तो एक प्रकार के अविश्वास जो है पैदा होता है। निवेश स्तर कम हो, निवेशक आपके यहाँ आएंगे अगर करप्शन होगा, भाई भतीजावाद होगा, लाल फीताशाही होगी, ठीक है ना।
साठगांठ होगी, तो इससे जो है करप्शन ज़्यादा बढ़ेगा और साथ ही साथ जो है निवेश का स्तर घटता चला जाएगा। हर वर्ग निवेश करने से डरता है, कोई पैसा क्यों लगाएगा? आप करप्शन करेंगे, लाभ सुविधाशाही होगी तो कोई कोई क्यों लगाएगा? वर्ग संघर्ष, वर्ग संघर्ष मतलब कि जो है भ्रष्टाचार होगा तो अमीर गरीब में वर्ग संघर्ष होगा, उच्च निम्न में होगा, महिला पुरुष में होगा, तो ये सब जो है वर्ग संघर्ष हमको दिखाई पड़ेगा। देखिए ये आप सब कंटेंट कहीं नहीं पाएंगे, ये सब कंटेंट हमने अपने से बनाया है, ठीक है। जरा देखना कि शासन में भ्रष्टाचार कम करने तथा ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को बढ़ाने के लिए क्या आपके पास उपाय कुछ हैं? तो मैं बोलूंगा साहब बहुत उपाय हैं, लेकिन इसका प्रयोग अच्छे से नहीं किया जा रहा है। कौन कौन से उपाय हैं जो भ्रष्टाचार को कम करने में बढ़ावा देते हैं, ठीक है ना, या भ्रष्टाचार को कम करते हैं? तो पहला कि जो कोड ऑफ इथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट है इसका नियमन अच्छे से हो तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार कम होगा। मतलब नैतिक संहिता और आचरण संहिता का उपयोग, नियमन, इसको फॉलो किया जाना चाहिए ऑफिसर्स के द्वारा, संगठनों के द्वारा, ठीक है। शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए कि कहीं पे अगर किसी व्यक्ति को, नागरिक को दिक्कत है तो वो शिकायत कर सके, ठीक है, भ्रष्टाचार कम होगा। फिर सूचना का अधिकार, अब लोक सेवा आयोग के पास अगर आप जाओगे सूचना का अधिकार का आरटीआई के अंतर्गत, तो सूचना देने से मना कर देगी, बोलेगी 1.5 साल बाद आइएगा। मतलब कि देश का दुर्भाग्य है कि व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग, मौलिक अधिकारों के साथ साथ विधिक अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा? करप्शन तो अंदर अंदर होगा ही ना। संस्थाएं, ये देखिए सीबीआई है, लोकपाल है, लोकायुक्त है, कैग है, ये सब क्या करती हैं? करप्शन पर जो है प्रतिबंध लगाती हैं। शिकायतें यहाँ पर देखिए कार्रवाई हो सकती है, शिकायतें यहाँ यहाँ सब जगह जो है कार्रवाई के प्रावधान है। तो भ्रष्टाचार कम करने के जो है एक बेहतर माध्यम है, उपाय हैं ये सब। मीडिया, अगर गोदी मीडिया ना होती, अगर जो है पारदर्शिता तरीके से, जो है ट्रांसपेरेंसी तरीके से करप्शन को उठाने का प्रयास करती, सरकार की आलोचना करती जो है गलत बिंदुओं को लेकर के, तो मेरे ख्याल से जो है करप्शन को जो है कम किया जा सकता था। लेकिन ये गोदी मीडिया की वजह से जो है देश आज बर्बाद हो रहा है। भाई 96वां स्थान है, कोई ठीक स्थान नहीं है, बहुत आप गर्त की स्थिति में हैं, ठीक है। सामाजिक अंकेक्षण, सामाजिक अंकेक्षण सोशल एडिट होता है कि मतलब कि यहाँ पर देखिए कितने निम्न लोग हैं, कितने कितने जो है समाज से जो है मतलब विकास की धारा से बाहर हैं, महिलाएं कितनी हैं, एससी एसटी कितने हैं, ठीक है ना। तो हांसी एक अंतिम पायदान पर कितने हैं, कितने को जो है परियोजना का लाभ नहीं मिल पाया, तो ये सामाजिक अंकेक्षण होना चाहिए, तब आप जो है करप्शन पर जो है लगाम लगा पाएंगे, अच्छा मतलब कि विकास स्तर हासिल कर पाएंगे। सिटीजन चार्टर होना चाहिए, सिटीजन चार्टर मतलब कि जो है सिटीजन नागरिकों के जो है अधिकार की जो है ये गाइडलाइन होती है, ताकि जो है वो अपने अधिकारों की मांग कर सकें। तो सिटीजन चार्टर होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, है तो हर जगह, लेकिन इसको फॉलो नहीं किया जाता, इसको मान्य नहीं किया जाता कहीं कहीं पे। ई गवर्नेंस बेहतर होना चाहिए, तो एआई वगैरह का उपयोग जो है बेहतर होना चाहिए, कम करने में भ्रष्टाचार को सहयोगी होगी। सूचना प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी उपयोग, इसके अलावा कुछ अन्य है जैसे व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा, इनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। जैसे हम अपराधी हैं, कोई हमारी जो है शिकायत करता है, तो ऐसा नहीं कि हमारी राजनीतिक पकड़ है तो इसको हम बंद करवा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा होनी चाहिए, ये व्हिसल ब्लोअर कह रहेगा, ठीक है ना। फिर भ्रष्टाचार निवारण कानून को जो है थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए भाई, ऐसे नहीं काम चलेगा। न्यायिक न्यायिक जो है नियंत्रण या प्रणाली ये सुलभ और आसान होनी चाहिए। अगर न्यायपालिका की सक्रियता होगी तो भ्रष्टाचार को कम करना में सहयोग मिलेगा। इसके अलावा कि नियमों प्रक्रियाओं का सरलीकरण होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता होनी चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए। इसके अलावा और कुछ नैतिक मूल्य हैं जैसे सहिष्णुता हो गया, करुणा हो गया, परोपकार हो गया, इन सब का समावेश अगर प्रशासन के स्तर पे है तो मेरे ख्याल से जो है भ्रष्टाचार को कम करने में मदद मिलती है। यहाँ पे देखना जरा, भ्रष्टाचार निरोध संस्थाएं, मतलब कि भ्रष्टाचार के निवारण के लिए कौन कौन सी संस्थाएं हैं। एक तो लोकपाल है साहब और दूसरा लोकायुक्त है। मतलब कि एक ऐसी संस्था है जो है राजनीति से लेकर के जो है अधिकारियों तक लगाम लगाने में जो है बड़ी अच्छी संस्था है। क्या इसका उपयोग अच्छे से हो पा रहा है? तो मैं कहूँगा कि अच्छे से उपयोग नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं, फिलहाल पढ़ के समझते हैं कि जो लोकपाल है एक केंद्र स्तर पे होता है और जो लोकायुक्त होता है ये राज्य स्तर पे होता है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने वाली एक प्रकार की संस्था होती है। उद्देश्य क्या होता है? ये जो लोकपाल है केंद्र सरकार में उच्च पदस्थ अधिकारियों, राजनीतिक पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करना इसका प्रमुख कार्य है लोकपाल का, ठीक है। अच्छा, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 लाया गया था, जिसके तहत जो है लोकपाल को केंद्र स्तर पे और लोकायुक्त को राज्य स्तर पे स्थापित करना होता है, ठीक। अधिकार क्षेत्र क्या होता है लोकपाल का? तो प्रधानमंत्री भी इसके दायरे में आता है, हालांकि कुछ अपवादों सहित, ठीक है। फिर केंद्रीय मंत्री होते हैं, सांसद भी आ सकते हैं, ग्रुप ए बी सी डी के ए जो है केंद्रीय सरकारी कर्मचारी भी आते हैं।
केंद्र द्वारा वित्त पोषित को अगर कोई भी संस्था है तो वो भी इसके दायरे में, लोकपाल के दायरे में आएगी। संरचना इसकी क्या होती है? अध्यक्ष होता है और अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं। कम से कम 50% न्यायिक सदस्य होने चाहिए इसमें। अच्छा, एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, अल्पसंख्यक, इनका भी प्रतिनिधित्व लोकपाल में होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे लोकायुक्त। तो साहब ये लोकायुक्त और लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 जब लाया गया तो हर राज्यों से सिफारिश की गई कि सिफारिश क्या, उनको बाध्य किया गया कि आप लोकायुक्त जो है स्थापित करिए अपने अपने राज्य में। तो प्रत्येक राज्य का अपना अलग अलग कानून होता है लोकायुक्त को लेकर के। 2013 के बाद राज्यों को लोकायुक्त स्थापित करने का निर्देश दिया गया। राज्य सरकार में भ्रष्टाचार की निगरानी करने का प्रमुख कार्य लोकायुक्त का होता है, ठीक है। फिर देखना यहाँ अधिकार क्षेत्र इसका क्या होता है? मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, विधायक, ग्रुप बीसी के जो अधिकारी हैं ये सब जो है इनके दायरे में आते हैं लोकायुक्त के, ठीक है। आते हैं यहाँ पर अब भ्रष्टाचार से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं या आ सकते हैं। देखना जरा कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, आए हुए हैं। पहला है कि भारत में भ्रष्टाचार के मूल कारणों का उल्लेख कीजिए। तो सारे कारण हमने बताए हैं, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक सांस्कृतिक कारण, सारे प्रशासनिक कारण, सारे कारण आप डालिए, ठीक है। फिर भारत में भ्रष्टाचार में व्याप्त चुनौतियां क्या हैं? तो भ्रष्टाचार से चुनौतियां क्या हैं? तो जितनी भी चुनौतियां हमने गिनाए हुए हैं हम, वो सारी कुछ डालनी है इसमें। फिर तथा चुनौतियों को समाप्त करने के उपाय सुझाइए। तो उपाय सारा कुछ दिया है हमने। फिर भ्रष्टाचार देश में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए गंभीर खतरा है, स्पष्ट करें। ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, ये आपको लिखना है। फिर भारत में भ्रष्टाचार के स्वरूप कौन से हैं, ठीक है, ये देखिए स्वरूप कौन से हैं। फिर भ्रष्टाचार के निवारण में मीडिया और भ्रष्टाचार निवारण संस्थाएं जैसे सीबीआई, ईडी, लोकपाल, लोकायुक्त किस प्रकार की भूमिका निभा सकते हैं, ये आपको चर्चा करनी है। तो एक सारा क्वेश्चन हमने दिखाया कि किस प्रकार के करप्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपका 6वां यूनिट आज समाप्त होता है। कल से 7वां यूनिट आपका, ठीक है ना, यूनिट आपका स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि जो है ये विश्व और भारतीय विचारक हैं, इनको लेकर के पूरा एथिकल जितने भी जो है डायमेंशन हो सकते हैं सारा कुछ कवर करेंगे। एक एनालिसिस के साथ क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे। फिर लास्ट में आपका 8वां वॉल्यूम बचेगा जिसमें केस स्टडी रहेगी। केस स्टडी में हम 4-5 केस स्टडी दे करके पूरा डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक जो है पता चल जाए कि केस स्टडी की दशा और दिशा क्या होती है और किस प्रकार लिखना है, ठीक है ना भैया। आज के लिए फिलहाल इतना करते हैं। थैंक यू सो मच। और थोड़ा सा कमेंट वगैरह करिए आप लोग ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि भाई मुझे किन चीज़ों पे काम करना है, या कहीं मैं अगर कुछ फॉल्ट कर रहा हूँ या कुछ और चाहिए आपको, अपेक्षा कुछ और है, तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।